गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। વિશ્વમાં આવેલી સર્વે ગુરુ શક્તિને વંદન। આ કાર્યક્રમ નિહાળી રહેલા સર્વે ગુરુજનોને વંદન। આજે કોવિડ-19ની સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં આપણને સૌને પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન આપવા માટેના આ કાર્યક્રમમાં જે મહાનુભાવો આપણને માર્ગદર્શન આપવાના છે એમના શાબ્દિક સ્વાગત માટે હું આમંત્રિત કરું છું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક शिक्षण बोर्डના अध्यक्ष श्री एजे शाह साहब। नमस्कार। नमस्ते। समाज के निर्माता की बहुत ही अहम भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी अदा करने वाले शिक्षकों को कोविड-19 की वर्तमान आपातकालीन स्थिति में अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित आज के महत्वपूर्ण प्रयोजन के सुअवसर पर हम सबको पथ निर्देश करने के लिए हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सबका सम्मान बढ़ाया है। ऐसे हमारे गुजरात राज्य के आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत महोदय, समग्र राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से उचित दिशा देकर तरक्की की ओर अग्रसर करने का सार्थक प्रयास करके सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयासरत राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब, प्राथमिक शिक्षा नियामक श्री एम.आई. जोशी और उपस्थित सभी शिक्षक भाइयों और बहनों, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। मेरा अभूतपूर्व कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शायद कोविड-19 के रूप में हमारे सामने ऐसी स्थिति प्रथम बार आई है कि जिससे समस्त विश्व किसी एक ही प्रकार के संकट से समान रूप से त्रस्त हो रहा हो, जिससे हमारा शिक्षा जगत सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इसके बावजूद हमारे संवेदनशील और जागरूक नेतृत्वगण से प्रेरणा, प्रोत्साहन और हौसला पाकर हम अपने कर्तव्य पथ पर आज भी कार्यरत है। इस स्थिति में शिक्षा से जुड़े प्रत्येक अधिकारीगण तथा पदाधिकारीगण का भी साथ सहकार और मार्गदर्शन मिलता रहा है। उन सभी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान कोरोना की इस विपरीत स्थिति में छात्रों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनकी शिक्षा के साथ उनके आरोग्य का ध्यान रखना भी आवश्यक हो गया है। साथ ही समाज के प्रति भी इस बात पे हमारी भूमिका और जिम्मेदार बन गई है। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षा के लिए आप सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देकर तैयार कर रहे हैं। साथ ही कुछ इस प्रकार के और तरीक़ों से उनके प्रति हमारी संवेदनशील भूमिका निभानी है। और आज इसी बात को उपस्थित दोनों महानुभाव अधिक गहराई से समझाकर हमें पथ निर्देश करेंगे, हमें प्रेरणा देंगे। एक बार फिर आप दोनों आदरणीय महानुभावों सहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरी बात को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार एजे शाह साहेब। बोर्डना अध्यक्ष श्री द्वारा परम सन्मान्य राज्यपाल श्री અને આપણા શિક્ષણ પરિવારના વડા એવા શિક્ષણ મંત્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા સાહેબનું શબ્દોથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। હવે હું માન્ય ચુડાસમા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શિક્ષક મિત્રોને માર્ગદર્શન આપશે। માન્ય ચુડાસમા સાહેબ। देवव्रत जी, मारा साथी एजे शाह, एम.आई. जोशी, आखो मारो परिवार, सौने वर्च्युअल मळीने खूब आनंदनो अनुभव करी रह्यो छुं। સૌથી પહેલા
માનનીય ગવર્નર સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આપણને આવા કપરા સમયની અંદર માર્ગદર્શન અને હૂંફ આપવા માટે એમણે સમય કાઢ્યો છે. મિત્રો, ગઈકાલે વિશ્વ પુસ્તક દિવસ હતો. એ દિવસની પણ તમને બધાને શુભકામના પાઠવું છું. મારા પરિવારજનો સોશિયલ મીડિયામાં મારી સાથે જોડાયેલા હશો તો ગઈકાલે મેં વિશ્વ પુસ્તક દિવસ નિમિત્તે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું, પુસ્તક એ મિત્ર છે, માર્ગદર્શક છે. આપણા બધાનું દૈનંદિન કામ પણ એ પુસ્તક સાથે જ છે. આવા દિવસ નિમિત્તે આપણે કંઈક ને કંઈક શિક્ષકો સાથે, વાલીઓ સાથે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે મિત્રો જોડાતા રહેવું જોઈએ. આ બધા નિમિત્તનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મારી વાતની શરૂઆત કરું એ પહેલા મિત્રો, ગઈકાલે વિશ્વ સંત પૂજ્ય મોરારી બાપુએ આવા કપરા સમયમાં પ્રજાને મદદરૂપ થવા માટે એમના વિસ્તારના 4 તાલુકાને 25-25 લાખ રૂપિયા આપવાની વ્યાસપીઠ ઉપરથી જાહેરાત કરી છે. આપણે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં જ્યારે મળી રહ્યા હોય ત્યારે આવી મોટી ઘટનાની નોંધ પણ આપણે લેવી જોઈએ. હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં વંદન કરીને સમાજ વતી, સરકાર વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અન્યો પણ આમાંથી પ્રેરણા લે એવી પણ વિનંતી કરું છું. મિત્રો, ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી એવા દિવસોમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. ગઈ વખતે પસાર થતા હતા ત્યારે એમ લાગતું હતું કે બસ આ વખતે સમય પૂરો કરીએ, પછી આવો સમય નહીં આવે. પણ કોણ જાણે કેમ એના કરતા પણ વધારે ખરાબ સમયમાંથી અત્યારે પસાર થઈ રહ્યા છે. કુદરત આપણા બધાની સામૂહિક કસોટી લઈ રહી છે એવું લાગે છે. પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ, મજબૂત નેતૃત્વ, જેના કારણે આપણે આત્મવિશ્વાસથી કહી શકીએ કે આ કપરા સમયમાંથી પણ આપણે હિંમતભેર પાસ જ થવાનું છે. પસાર થવાનું તો છે જ, પણ કસોટીમાં પાસ થવાનું છે. અને એવા સમયે આપણને મહાનુભાવો, માનનીય ગવર્નર સાહેબ આપણને હૂંફ આપતા હોય ત્યારે આપણને એ પાસ થવામાં અનુકૂળતા રહેતી હોય છે. મિત્રો, ગયા વખતે, આ વખતે હું શરૂઆતથી કહેતો આવ્યો છું કે કોઈ પણ કામનું સાતત્ય જળવાઈ રહેવું જોઈએ. એ કોઈ પણ કામ હોય, લર્નિંગ હોય, ટીચિંગ હોય, વર્કિંગ હોય, અને એ આપણે આપણા બધાના સાથ સહકારથી જાળવી રાખ્યું છે. અને હજુ મિત્રો જાળવી રાખવાનું છે. આ પરિસ્થિતિ ક્યાં સુધી ચાલશે એની ક્યાં કોઈને ખબર છે.
અને એવા સમયની અંદર સમાજમાં દરેકને ભાગે આવેલી જવાબદારી સૌ નિભાવી રહ્યું છે, સુપેરે નિભાવી રહ્યું છે. ડોક્ટર, નર્સ, રેવન્યુ, પોલીસ. મારે ને તમારે દવાખાને કોરોનાના દર્દીને જોવા જવાનું નથી. મારે ને તમારે આપણા વિદ્યાર્થીઓને સાતત્ય જાળવવા મદદ કરવાની છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ, રાજ્ય સરકારે આ કપરા કાળમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને સહેજ પણ તકલીફ ના પડે, માનસિક તણાવ ન થાય, એ પ્રકારના સમયસરના નિર્ણયો પણ લીધા છે. પણ આ બધું જ ચાલી રહ્યું છે. એની સાથે સાથે મિત્રો, કેટલીક સક્સેસ સ્ટોરી જે અમને જાણવા મળે છે. કેટલીક વાર આપણી આદત હોય છે કે આપણે સરકારનો આદેશ થાય એની રાહ જોઈએ છીએ, જીઆર નીકળે એની રાહ જોઈએ છીએ. પણ કેટલાક મારા પરિવારજનો મિત્રો કોઈ જીઆર આદેશ ની રાહ જોયા સિવાય અંદરથી આવતું હોય કે મારા બાળકનું શિક્ષણ બગડી રહ્યું છે અને હું ઘરે આરામ કરું છું, મને કોઈએ કહ્યું નથી, પણ એ બગડેલું શિક્ષણ આવતીકાલે મારે જ કરવાનું છે. અને હું તમને પૂછું છું કે કોણ કરશે? તમારા વર્ગના બાળકોનું અત્યારે શિક્ષણમાં જે કે કચાશ, ખોટ, એની પૂર્તિ કોણ કરશે? કોઈ નહીં આવે. આજે કાલે તમારે જ કરવી પડશે. એવા સંજોગોની અંદર કામ બહુ ભરાઈ જાય, સમય ન મળે, આળસ ચડે અને કામ બગડે. મિત્રો, એવું ન થાય એટલા માટે જેમણે કામ કર્યું છે એમને હું ખૂબ ખૂબ હૃદયના અભિનંદન આપું છું, હૃદયના અભિનંદન. દાખલા તરીકે શેરી શિક્ષણ, ફળિયા શિક્ષણ, મિત્રો વાંચીને છાતી ગજગજ ફૂલે છે. કોરોનાના નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરીને ફોટો જોઈએ ત્યારે આનંદ આવે. સેનિટાઈઝ કરતા હોય, ડિસ્ટન્સથી બેઠા હોય, માસ્ક પહેરેલા હોય અને શિક્ષણ કાર્ય કરતા હોય. મિત્રો, કુદરતના ખોળે, ક્યાંક ચોરે, ક્યાંક વૃક્ષની નીચે, ક્યાંક શાળાના આંગણામાં, મિત્રો વિદ્યાર્થીઓના મોઢા ઉપરથી પણ એક સંતોષ વ્યક્ત થતો હોય છે. આવા સંજોગોની અંદર મિત્રો, તમારી પાસેથી મારી 100% અપેક્ષા છે, 100% અપેક્ષા છે. સરકારનો આ જીઆર સમજીને હું તમને કહું છું, એ સમજીને, અને એમાં સૌથી વધારે અગત્યનું આ કપરા સમયમાં જેનો મેં સફળ પ્રયોગ કર્યો છે, મારા જાહેર જીવનમાં કર્યો છે, મારા વહીવટી જીવનમાં કર્યો છે, જેના તમે બધા સાક્ષી છો. કાઉન્સેલિંગ,
હું અત્યારે જે કરી રહ્યો છું એ પણ એક કાઉન્સેલિંગનો ભાગ છે એવું માનું છું. મારા આચાર્યો, મારા સીઆરસી, મારા બીઆરસી, મારા ટીપીઓ, મારા શિક્ષકો, વાલી અને વિદ્યાર્થી, મંત્રીથી માંડીને વિદ્યાર્થી સુધી, મિત્રો, હું સચિવાલયના મારી સાથે કામ કરતા બધા જ એ ટીએસ જોશી, એમઆઈ જોશી, ભારતી, એજે શાહ, વિનોદ રાવ, અંજુબેન, જલુ, બધા લોકો સાથે અવારનવાર કાઉન્સેલિંગ કરું છું. કંઈક વાંચું છું તો શેર કરું છું. તો શું એ નીચે સુધી પરકોલેટ ના કરી શકાય? અને આ સાતત્ય જાળવી ના શકાય? નાની મોટી મુશ્કેલીની ચર્ચા ન કરી શકાય? મિત્રો, આ કાઉન્સેલિંગનું કામ નહીં થવાના કારણે કેટલીક વાર વિદ્યાર્થી સીધો મને ફોન કરે છે, વાલી સીધો મને ફોન કરે છે. મિત્રો, વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે અને નિયમિત રીતે 100% વાલી વિદ્યાર્થી સુધી મારો શિક્ષક આચાર્ય પહોંચે. ખાલી આટલું ફોન કરજો કે કેમ ચાલે છે, જરા કાળજી લેજો ભાઈ. મારો એક શિક્ષક એના 30 વાલીને અઠવાડિયામાં ફોન કરે અને વિદ્યાર્થીના નામથી ફોન કરે કે મોહન શું કરે છે. મિત્રો, આની કેટલી મોટી અસર થાય જેની તમને કલ્પના નહીં હોય. આ સમયને આપણે એમને પસાર થઈ જવા દેવો છે? એમને કપરા સમયમાં લીધેલા સાચા મક્કમ નિર્ણયો ભવિષ્ય બનાવે છે. અત્યારે એવા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે કે આવા નિર્ણયો આપણે મિત્રો લેવા જ પડશે. સમાજને પણ એનો અનુભવ થવો જોઈએ. અને મિત્રો, કોઈ પણ કામ માટેની મારી માનસિક તૈયારી હોય છે. અત્યારે આ સમય કામની પસંદગીનો નથી. એક એક જીવ બચાવવાનો સમય છે. એમાં સરકાર તરફથી મને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવે એ જવાબદારી મારે સ્વીકારવાની માનસિક તૈયારી હોવી જોઈએ. કોઈ નર્સ, કોઈ ડોક્ટર, કોઈ સફાઈ કામદાર ના પાડે છે ખરું? આપણને અનુકૂળ જ કામદારી સોંપવામાં આવે. તમારી બધા પાસેથી આ એક અપેક્ષા છે. મિત્રો, આ કાઉન્સેલિંગમાં બાળકને રસ પડે એ પ્રકારે પણ વાતાવરણ ઊભું કરવું પડશે. અને એમાંથી જ પરીક્ષાના નામે મૂલ્યાંકન થાય. હોંશે હોંશે બાળક એ મૂલ્યાંકનમાં બેસે. આપણે પરીક્ષાનો હાવ તણાવ ઊભો નથી કરવો, પણ પરીક્ષા સિવાય પણ જે તે ધોરણના અભ્યાસક્રમની જાણકારી, મૂલ્યાંકન અને અભ્યાસ તો જરૂરી છે કે નહીં એ આપણે બધાએ સામૂહિક રીતે નક્કી કરવાનું છે. બાળક ના સમજ છે
બાળક ના સમજ છે, હું ને તમે સમજદાર છીએ, તો બાળકને એનું હિત શેમાં છે એ મારે, તમારે અને વાલીએ સંયુક્ત રીતે નક્કી કરવાનું છે. સમય પસાર થઈ જશે, કચાશ કે ખોટ રહી જશે, કોણ જવાબદાર? પણ જો શેરી શિક્ષણ, ફળિયા શિક્ષણ જેણે કર્યું હશે એનો વિદ્યાર્થી હોશિયાર, એ શિક્ષકને પણ કેટલી શાંતિ હશે. મિત્રો, આવતા દિવસોની અંદર ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષા માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખૂબ સમયસર પરીક્ષા સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ખૂબ સમયસર યોગ્ય નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણયથી વિદ્યાર્થીઓના તણાવમાં પણ ઘટાડો થયો છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું છે કે હવે પછી સમીક્ષા કરીને પરીક્ષા પહેલાનો પૂરતો સમય આપીને તારીખ જાહેર કરીશું. મિત્રો, એમને પાસ થવાનું ગમે, પણ મારો અનુભવ છે કે 90%, 95% વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આપીને પાસ થવું છે. કેરિયર બનાવી છે. આપણે એમને 30% અભ્યાસક્રમમાં કાપ મૂકે છે, એનો પણ ફાયદો ઉઠાવવો છે. પણ મિત્રો, અનુભવ એવો છે કે 20 લાખમાંથી માત્ર 50 વિદ્યાર્થીઓ, ટકાવારીમાં તો આવે જ નહીં, પોઈન્ટ ક્યાં ના આવે, 20 લાખમાંથી કે જેમને વાતાવરણ ડોળાયેલું રહે, અવ્યવસ્થા ઊભી થાય, એમાં જ રસ હોય છે. એ તમને, મને, મીડિયાને યોજનાપૂર્વક આખો દિવસ ફોન કરે છે. એક દિવસમાં 50 ફોન આવે એટલે આપણને એમ થાય કે, પણ એમનો ઈરાદો પેનિક કરવાનો હોય છે. મિત્રો, એનો ઉપાય આપણે બધા કાઉન્સેલિંગ કરીએ, વિદ્યાર્થીઓને, વાલીઓને સમજાવીએ, સાચી પરિસ્થિતિથી વાકેફ કરીએ અને સમાજમાં 1% પણ પેનિક ન ફેલાય. પેનિક એ જોવાની જવાબદારી પણ મિત્રો આપણી છે. मान्यवर, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया है, माफ़ करना. मेरी जो बात थी मुझे रखनी थी. हमें आपका भी मार्गदर्शन अभी लेना है. मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब इस अच्छे कार्यक्रम में जुड़े हैं. और फिर से मैं मान्यवर गवर्नर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. सबको मेरा प्रणाम. ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय से हम सब सलामती से गुजर जाएं, पास हो जाएं और फिर से हम स्कूल जाएं, बच्चे पढ़ें और समाज की व्यवस्था जो पहले थी वैसी ही बन जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं. और कल ही शाम को गवर्नर साहब, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है. बधाई. जी साहब, मैंने
तो फिर से मैं आपको प्रणाम करके मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માન્ય ચુડાસમા સાહેબે પોતાના પ્રવચનમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ બજાવી રહી છે ત્યારે શેરી શિક્ષણ, વિદ્યાર્થી વાલીનું કાઉન્સેલિંગ અને જે સોંપાય તે કામગીરી કરવી એ પ્રકારનું આપણને માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. આપણા સૌ વતી આપણે એમનો આભાર માનીએ છીએ. अब परम सम्मान्य राज्यपाल महोदय से मैं विनती करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. अभी हमारे बीच में जिनका बहुत ही सारगर्भित और इस कठिन घड़ी में प्रेरणा देने वाला वक्तव्य हुआ है, ऐसे गुजरात प्रांत के बहुत ही सौम्यता की मूर्ति और बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, माननीय श्री ए.जे. शाह जी अध्यक्ष गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, माननीय श्री M.I. जोशी जी नियामक श्री प्राथमिक शिक्षा, उपस्थित शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, मेरे बहुत ही प्रिय शिक्षक भाई और बहनों, अभी मान्य चुड़ासमा जी जिन्होंने बड़े अनुभवी विचार हम सब के बीच में प्रस्तुत किए हैं और इस कोरोना के दुखद और कष्टदायक परिस्थिति से निकालने की उन्होंने बड़ी विस्तृत जानकारी हमारे बीच में रखी है और जो स्वयं भी कोरोना से लड़ाई लड़कर और सकुशल हमारे बीच में आज उनका मार्गदर्शन हुआ, इसकी हमारे शिक्षण विभाग को, हम सबको बहुत प्रसन्नता है और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं. आदरणीय भाई और बहनों, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं. हमारा परिवार पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा परिवार है और जो बड़ा परिवार होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है और हमें प्रसन्नता है कि इस परिवार के मुखिया चुड़ासमा साहब बहुत लंबे अनुभव के साथ मार्गदर्शन अभी किया और करते रहते हैं. आप सभी शिक्षक इस बात को जानते हैं कि गत वर्ष अनायास कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को ग्रसित कर लिया. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र की और राज्यों की सरकारों ने मिलकर इस महामारी से एक प्रकार से निजात पाली थी. हमें विजय प्राप्त होती दिखाई दे रही थी, लेकिन कोरोना न दिखने वाला ऐसा शत्रु है कि उसने हमारी लापरवाही का अनुभव किया और तत्काल फिर अपने आगोश में हमें घेर लिया. और अब की बार जो कोरोना आया है वो कई गुना शक्ति के साथ आया है और पूरी दुनिया और भारत आज इस व्यथा को झेल रहा है.
जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, जीवन की प्रक्रिया है। ऐसे समय पे हम शिक्षक गणों का, गुरुजनों का जो राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है, उसको समझकर हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। भाइयों और बहनों, भारत के इतिहास में शिक्षक का स्थान सर्वोच्च है। इस देश को समय समय पर शिक्षक ने, गुरुजनों ने, आचार्यों ने देश को संभाला, दिशा दी, चिंतन दिया। आचार्य चाणक्य उसका प्रमाण है। और भारत के ऋषि मुनि जितने भी हैं, वो जंगलों में जिन गुरुकुलों को संचालित करते थे, वो उनके आचार्य थे। और भारत की भावी पीढ़ी बालकों के निर्माण की प्रक्रिया का निर्वहन किया करते थे। हम शिक्षक गण इस बात को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज का जो भी समाज है, उस समाज के पीछे एक शिक्षक खड़ा हुआ है। जो विद्यार्थी बनकर कार्य क्षेत्र में उतरे हैं, वो जिस भी रूप में आज हैं, उनके पीछे अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि जो बालक हमारे सानिध्य में आकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो बालक भाषण से नहीं सीखता, बालक देख करके सीखता है। मेरा आपका जो आचरण होता है, हमारा व्यवहार होता है, जैसा जीवन हम जीते हैं, बालक हमारी एक एक जानकारी रखता है। और वो देखता है कि हमारे गुरुजी कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे विचार रखते हैं, कैसी अपेक्षा हमसे रखते हैं। ये सब उस बाल को सब पता है। इसलिए हमारा बहुत सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि बालक ने हमें आदर्श के रूप में देखा है। बालक के लिए गुरु से बड़ा आदर्श कोई दूसरा होता नहीं। और इसका उदाहरण आप सब अध्यापक अपने जीवन में अनेक बार अनुभव कर चुके होंगे। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप अपने विद्यालय में कॉपी चेक करते हैं, कई बार संख्या छात्रों की होने के कारण कॉपी में निरीक्षण करते समय कुछ चूक रह जाती है, कमी रह जाती है। ऐसे ही एक बालक जिसके गुरु ने कॉपी चेक की और हिंदी में सूर्य जो लिखा जाता है, उसमें सूर्य की मात्रा गुरुजी के द्वारा छोटी लगा दी गई। किसी जल्दी के कारण ऐसा संभव हो जाता है। और जब वो कॉपी घर में बालक की मां ने देखी, वो भी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा, बेटे आपके गुरुजी ने सूर्य में जो ऊ की मात्रा लगाई वो छोटी लगाई है, जबकि बड़ी होनी चाहिए, ये गलती हुई है। तो बालक तपाक से मां के विरुद्ध खड़ा हो गया कि नहीं, इसमें मात्रा छोटी होगी क्योंकि मेरे गुरुजी ने ऐसा किया है। मां ने कहा, बेटा मैंने अच्छी तरह निरीक्षण कर लिया, सूर्य में बड़े ऊ की मात्रा लगती है ऊ में। लेकिन बालक कहता, नो, मेरे गुरुजी ने जो लगाई वो ठीक है, आप जो कह रही वो गलत है। आप इस बात को अनुभव करो कि बालक का विश्वास जिस मां ने जन्म दिया है, उससे भी ज्यादा विश्वास वो मेरा और आपका करता है।
तो मेरे आपसे कहीं पर भी कोई त्रुटि गलती होती है तो बालक पर उसका क्या असर पड़ता है, इसका ये छोटा सा उदाहरण है। और इसको आप विस्तार में बहुत अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि बालक का मनोविज्ञान कितना प्रबल होता है कि वो मेरी आपकी हर चीज को आदर्श के रूप में लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो आप हम उसके आदर्श हैं। बालक के मन में गुरु के प्रति बड़ा आस्था और सम्मान का भाव। आज इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कोरोना की महामारी ने इस समय भारत की जनता को व्यथित और दुखी किया है, ऐसे समय में एक अध्यापक, एक गुरुजन, एक शिक्षक क्या जिम्मेदारी निभा सकता है, इसी के लिए आज माननीय चुडासमा जी ने और मैंने आपको कष्ट दिया है। आज आप सब लोगों को आमंत्रित करके और इस संवाद में शामिल करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम शिक्षक लोग जो आदि काल से लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी युवा पीढ़ी का निर्माण करते रहे हैं, इस प्रकार की भयावह चुनौती अब हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। इस समय जो कोरोना आया है उसके फैलने की गति बेतहाशा है। परिवार का एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो पूरे परिवार को लपेट लेता है। ऐसी स्थिति में इस बिना दिखने वाले शत्रु का मुकाबला करने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन बनाई है, हमने उसका पालन स्वयं भी करना है और लोगों से भी करवाना है। मुझे जानकारी मिली है कि गुजरात प्रांत में लगभग 3 लाख शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षक और अन्य कर्मचारी लोग हैं। इतनी बड़ा मेरा आपका ये परिवार, यदि हम संकल्प ले लें कि इस कोरोना की लड़ाई को हमने निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त करनी है और इस दिशा में हम सजग होकर अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करेंगे तो कोई हिम्मत नहीं कि कोरोना टिक पाए। गुजरात बड़ा प्रदेश है, शिक्षक हर गांव शहर के अंदर है, कोई ऐसा प्रदेश का हिस्सा नहीं कि जिसमें हमारे शिक्षक भाई और बहन ना रहते हों। तो अब हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं? मैं निवेदन करूंगा अपने शिक्षक भाई बहनों से, आप जहां भी निवास करते हैं, गांव में करते हैं, बड़े कस्बे तहसील में करते हैं, जिला में करते हैं, बड़े शहर में करते हैं, जहां पर भी आप हैं, आपका बहुत विस्तृत दायरा है। लंबे समय से आप शिक्षक के कार्य को कर रहे हैं। आपकी शिक्षक होने के नाते शिष्य मंडली के बहुत लोग आपके द्वारा कार्य क्षेत्र में जा चुके हैं, कुछ बालक आज आपके सानिध्य में हैं। तो इसमें मेरा नम्र निवेदन आपसे है कि कोरोना एक ऐसी महामारी है कि जो स्वयं चल करके घर में नहीं आती, ये लानी पड़ती है। जब तक कोई व्यक्ति संक्रमण के द्वारा इसे लेकर के नहीं आता तो अपने आप ये घर में नहीं आती। यदि हम यह विचार मन में बिठा लें कि लोगों को जागरूक करना है, अब तो सौभाग्य से केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के अनथक परिश्रम और प्रयास के द्वारा भारत में 2 वैक्सीन कोरोना को निजात देने के लिए आ चुकी हैं।
और दूसरी वैक्सीन जो विदेशों में बनी है उनके भी रास्ते खोले जा रहे हैं। आज हम कोरोना को जान चुके हैं, इसकी पहचान कर चुके हैं। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जब कोरोना ने दस्तक दी थी, आप सबको पता है हमारे पास अस्पतालों की व्यवस्था नहीं थी, पीपी किट की व्यवस्था नहीं थी, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, हमारे डॉक्टर नर्सेज इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे अन्य जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको कुछ भी नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समय समय पर जो मार्गदर्शन मिला और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता गया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम कोरोना की उस लड़ाई को जीतने में समर्थ हुए। लेकिन भाई और बहनों, अच्छी तरह हम जानते हैं कि कोरोना न दिखने वाला शत्रु है। हमने जहां लापरवाही बरती, इसने तुरंत बहुत बड़ी शक्ति के साथ पुनः आक्रमण हम सब लोगों पर किया है। हम लोगों के सामने एक चुनौती बन गया है। आज ये एक अच्छी बात है कि आज हमारे पास टेस्टिंग की व्यवस्था है, पीपी किट की व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है। हमारी सरकारें ऊपर से नीचे तक रात दिन इसकी निजात ढूंढने का कार्यक्रम चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 3 बैठकें इस पर ली हैं। पूरी गंभीरता से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रात दिन लोगों के जीवन को बचाने की दिशा में कार्य कर रही है। हमारी गुजरात प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार प्रतिदिन घंटों बैठ करके विचार विमर्श करती है और जो विचार होता है उन सब को लागू करके लोगों को जीवन को बचाने की दिशा में लगी हुई है। जब पूरा तंत्र इस काम पे लगा हुआ है, पूरी सरकार रात दिन प्रयास कर रही है, तो हम शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि हम सरकार के साथ जुड़कर समाज के अन्य लोगों को जोड़कर हर वर्ग के व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित करके टीम की भावना के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और इससे निश्चित रूप से हमने विजय प्राप्त करनी है। हम ऋषि मुनियों की धरती के लोग हैं, हम रामकृष्ण की संतान, महापुरुषों, संतों, फकीरों की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। चरैवेति, हमने आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार के सुख और दुख जीवन में आते हैं, हम इस जानकारी को रखते हैं। रात आएगी तो दिन निश्चित रूप से होगा, दिन होगा तो रात भी आएगी। सुख दुख, भोग त्याग, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये जोड़े हैं जीवन में। ये उतार चढ़ाव सुख दुख आते हैं, हमने घबराना नहीं है। हमने धैर्य के साथ, भारत में जिस धर्म की कल्पना की गई है उसके 10 लक्षण कहे हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्मम, लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण में पहला लक्षण है धैर्य रखना। ऐसे कष्ट काल में हमने विचलित नहीं होना है, हमने घबराना नहीं है, हमने विवेक को नहीं खोना है, अपितु हमने मजबूती के साथ अपने धैर्य की परीक्षा में पास होना, उत्तीर्ण होना है। अध्यापक इस देश का हर समय छात्र को यही पढ़ाता है, बेटा तूने उत्तीर्ण होना है, हर क्षेत्र में पास होना है, चुनौतियों को पार करते आगे बढ़ना है। तो आज हम शिक्षक बंधुओं से देश आशा लगाए बैठा है, प्रदेश आशा लगाए बैठा है कि इस चुनौती काल में हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और इस गुजरात प्रदेश का एक एक शिक्षक और भाई बहन मजबूती के साथ में अपने धैर्य की विरासत को लेकर अपनी शिष्य मंडली को, आजकल आप
संभवतः ऑनलाइन आपकी क्लासेस प्रारंभ होंगी। कोरोना के कारण विद्यालयों की छुट्टियां करनी पड़ी, अवकाश देना पड़ा। तो मैं निवेदन प्रथम आपसे करना चाहूंगा कि आप जिस समय ऑनलाइन अपनी क्लास प्रारंभ करें, कोई भी विषय आप पढ़ाएं, पहला आपने पाठ पढ़ाना है कोरोना से कैसे बचना है। बालकों को बताया जाए कि आप अपने पूरे घर की इकाई को संभालो, माता पिता भाई बहन को संभालो और उनको कहो मास्क जरूरी है, मास्क बिना नहीं रहना है। 2 गज की दूरी, जो उचित दूरी कोरोना बचाने की, उसका पालन करना है। समय समय पर हाथ धोते रहना साबुन के साथ। यदि ये 3 नियमों का पालन होता है तो आप एक बहुत बड़ी सेवा कर पाते हैं। आज इस चुनौती में हमने स्वयं बचना है और बचाना भी है। यदि हम ये काम कर पाए तो राष्ट्र की इस कठिन परिस्थिति में आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। जिनको कोरोना हो भी जाता है तो घबराएं ना, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग कोरोना से जीत कर बाहर आ रहे हैं। ये 5-10 दिन का छोटा सा कष्ट है, इसमें मनोबल को मजबूत रखना, हिम्मत नहीं हारनी है। जिसने मनोबल को नहीं टूटने दिया, हिम्मत को नहीं टूटने दिया, उसके सामने कोरोना परास्त होगा ही होगा। ऐसा भाव, ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट आपने खड़ा करना है। जहां जहां भी अध्यापक बंधु हैं, आपने सोशल मीडिया के द्वारा, अपनी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बालकों के मनोबल को ऊंचा करें, उनको डिप्रेशन में न आने दें, उनके परिवारजनों से बातचीत करें, परिवार के मुखिया को इसकी जानकारी दें और इसमें ध्यान रखें, मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें, हाथ धोएं और खान पान को सात्विक रखें। जिनका खान पान जितना सात्विक है, जितना पोषण युक्त है, वो उतना ही इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो इससे हम लड़ाई लड़ पाएंगे। उसके साथ स्टीम लेना है, थोड़ा सा हल्दी, नमक और पानी गर्म में गरारे करने हैं। 2 टाइम स्टीम लें, 2 समय गरारे करें। इसके बचाव में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। जब भी पिए तो गर्म पानी पिए, ठंडी वस्तुओं का परहेज रखें, डॉक्टरों का मदद लें, फोन से जैसे भी हो उनकी सहायता लेने का प्रयास करें और जानकारी लेते रहें। हमारे जो उकाला है, काढ़ा है आयुर्वेदिक, उसका उपयोग करें। तो ये इससे बचाव के छोटे छोटे तरीके हैं जो शिक्षक इनको अपनी शिष्य मंडली तक भेजेंगे तो ये बात बहुत प्रचारित हो सकती है। इसी के साथ मेरा निवेदन है कि अब की बार कोरोना गांव में भी पैर पसार रहा है। अब जो अध्यापक गांव में रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, उनसे साथ मिलकर गांव में इसको फैलने से बचाएं। और उसका एक ही तरीका है, जो व्यक्ति, क्योंकि गांव में घर बड़ा नहीं होता, हर कमरे के साथ लैट्रिन बाथ अटैच नहीं होता, गांव के लोग तपस्वी जीवन जीने के आदि हैं, तो ऐसी जगह पर यदि हम एक ही घर में सब संक्रमित और दूसरे रहेंगे तो ये ज्यादा फैल सकता है। तो इसका बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है, अध्यापक बंधु गांव के सरपंच पंचों से मिलकर एक निर्णय ले लें गांव में कि गांव का जो स्कूल है जो इस समय खाली है, कोई पंचायत घर है जो खाली है, जो भी गांव में ऐसा स्थल है, कोई बड़ा हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, उसमें आइसोलेशन सेंटर बना लें
और गांव का जो भी व्यक्ति संक्रमित हो जाए, आप ऐसी व्यवस्था कराएं कि उस व्यक्ति को तत्काल आइसोलेशन सेंटर में भेज दें ताकि परिवार के अन्य जन संक्रमित ना होने पाए। एक बहुत बड़ा अभियान हम चला सकते हैं। डर और भय जो लोगों में बन रहा है उसको निकालने का प्रयास करें। कोरोना एक बीमारी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, मनोबल मजबूत रखने की जरूरत है। आप ये भावना बैठाएं और डर को लोगों के दिलों से निकालें। आइसोलेशन सेंटर यदि बन जाएंगे गांव गांव में तो हम इसके संक्रमण को बचाने में सफल हो जाएंगे। और वहीं टेस्टिंग भी चलती रहे, जो नेगेटिव आ जाए उसको फिर वापस बुला लें। और आइसोलेशन सेंटर में ही गांव की ओर से उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। गांव में जो भी बाहर का व्यक्ति आए उसको सीधा न आने दें, पहले उसका टेस्ट करवाएं, यदि संक्रमित है तो उसको आइसोलेशन सेंटर में रखें। और बिना काम के लोगों को बार बार कहें कि वो अपना गांव छोड़कर शहरों में न जाएं और भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम इनका पालन करेंगे तो हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लापरवाही जिस दिन हम छोड़ देंगे, सब मास्क पहने, उचित दूरी रखें, हाथ धोएं, आइसोलेशन सेंटर गांव गांव में बन जाएं, तो गांव को हम बचाने का काम करेंगे। और इस कार्य में शिक्षक बंधु बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप इस रूप में काम करें। जो शिक्षक शहरों में रहते हैं, जो शिक्षक कॉलोनीज में रहते हैं, वहां पर भी आपके वेंकट हॉल हैं, कोई बड़ा हॉल है, कोई सामूहिक स्थान है जिनमें आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। कहीं पर कोई खाली घर पड़े हैं, उनको लेकर के उनमें आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं और उन लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी हम लें। यदि ये काम हम शुरू कर पाए तो बहुत बड़ा एक समाज सेवा का कार्य होगा और हम इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। मेरा शिक्षक बंधु, आज उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने क्या करना, मैंने क्या लेना, ऐसी सोच कोई दूसरा आदमी रखे समझ में आ सकती है, लेकिन शिक्षक से कोई भी समाज का व्यक्ति ये आशा नहीं करता। हमसे सब अपेक्षा करते हैं कि ये गुरुजन हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे और इस कष्ट की घड़ी में हमारे सहयोगी बनेंगे। और आप और हम नहीं, पूरा समाज इसमें सहयोग कर रहा है। कल ही मैंने पूरे गुजरात के साधु संतों महात्माओं की एक बैठक ली। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी प्रतिष्ठित संत, हमारी लगभग 2.5-3 घंटा एक मीटिंग चली, जिस बैठक में हमने निर्णय लिया कि साधु संतों के जहां जहां पर भी स्थल बने हुए हैं वहां अपनी जगह पर वो आइसोलेशन सेंटर बनाएं, जो भोजन के अभाव उनको भोजन की व्यवस्था करें। अभी आदरणीय चुड़ासमा जी ने, आदरणीय मुरारी बापू जी ने जिस प्रकार का सहयोग दिया है, ऐसे ऐसे संतों से मैंने निवेदन किया है कल कि वो सीएम रिलीफ फंड में जितना अपनी शिष्य मंडली से धन का सहयोग करा सकें वो धन का सहयोग कराएं, क्योंकि सीएम रिलीफ फंड का जो पैसा है इस समय पूरा का पूरा धन जो भी उसमें आ रहा है वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ही प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आपके संपर्क में कोई दानी महानुभाव है, कोई आर्थिक सहयोग करने की इच्छा रखता है, तो वो सीएम रिलीफ फंड में सहयोग करें ताकि लोगों की सेवा में ये धन लग सके। आप जहां पर भी रहते हैं कोई भूखा न सोने पाए, कोई व्यक्ति अभाव से जान न गंवा पाए, ये हम सब सामाजिक लोगों का दायित्व बनता है। तो इसी रूप में अभी मैं आपकी जानकारी के लिए, हमने राजभवन गुजरात में
एक युवा अनस्टॉपेबल संस्था है युवाओं की, जिसके अध्यक्ष हैं अमिताभ शाह। युवा हैं, विदेशों में पढ़ाई हुई, बहुत बड़ी नौकरी छोड़ दी, पति पत्नी केवल पूरा जीवन देश और समाज सेवा के लिए दे चुके हैं। ऐसा युवक मेरे से मिला और उन्होंने कहा कि जी इस कोरोना काल में हम लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। जब वो मेरे से मिले तो 2 ही दिन पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने पूरे देश के राज्यपालों की एक बैठक बुलाई और उस मीटिंग में हमारी जिम्मेदारी फिक्स की कि आप लोग भी इस कोरोना काल में समाज सेवा के कार्य को चुनें और लोगों के जीवन बचाने का मार्ग सोचें। तो इसी बीच में अमिताभ शाह जो युवा मेरे पास में आया, तो हमने बैठकर चिंतन किया कि इस समय हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कहां निर्वहन कर सकते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि गुजरात प्रांत में इस समय जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, टेस्ट सैंपल लेने वाले हैं, ड्राइवर हैं, नर्सिंग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, ये जितने भी कर्मचारी रात और दिन 24 घंटा लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कि ये सब कोरोना वॉरियर्स 18 घंटे रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं, बड़े तनाव से गुजर रहे हैं, बड़े कष्ट से गुजर रहे हैं। इनके इस तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, इनको इस तनाव से कैसे बाहर ला सकते हैं, ये काम करने की जरूरत है। क्योंकि इस समय ये कोरोना वॉरियर्स ऐसे लोग हैं कि जिनका विकल्प हम नहीं दे सकते। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, नर्स का काम नर्स ही कर सकती है, सैंपल लेने वाले का काम वही कर सकता है। अचानक हम ये लोग पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी कोरोना वॉरियर्स इस समय सेवा में हैं, कम से कम इनका बोझ तो हम हल्का कर सकते हैं, इनके तनाव को तो हम कम कर सकते हैं। और उसके 2-3 तरीके हमने निकाले। नंबर 1, कोरोना वॉरियर्स के पक्ष में हम सेलिब्रिटीज से बात मैंने की है, कुछ खिलाड़ियों से मैंने बात की है, सिनेमा जगत के लोगों से बात की है, और उनसे मैंने आग्रह किया कि वो ट्वीट करें कोरोना वॉरियर्स को मनोबल को बढ़ाने वाले, ताकि ये लोग महसूस करें कि जिन लोगों की हम सेवा करें, समाज भी हमारे पीछे खड़ा है। इसी रूप में हमने दूसरा निर्णय लिया। उनके दैनिक यूज की चीजें, कुछ ऐसे जो कोरोना से लड़ाई लड़ने की दवाइयां हैं, मास्क हैं, ऐसी सब चीजों की एक किट बनाएं और लगभग 1 लाख कोरोना वॉरियर्स जो हमारे गुजरात में, सबके घरों में ये किट पहुंचाई जाए। इस पर हमने अभियान छेड़ दिया है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस 30 अप्रैल से पहली 10,000 किट्स की एक खेप राजभवन से अलग अलग जिला गुजरात में पहुंचनी प्रारंभ हो जाएंगी और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके घरों में वो जाएंगी। कम से कम वो रात दिन जो काम करते हैं, घर में जो लोग रहते हैं, उनके खान पान, उनकी देख रेख की चिंता से कुछ तो बचेंगे। और जो समय वो अपने परिवारों के लिए लगा रहे थे, परिवारों को आप और हम निश्चिंत कर देंगे तो वो अपना समय ज्यादा लोगों की सेवा में लगाएंगे। दूसरा, उनका मनोबल बढ़ेगा कि हमारे पीछे समाज खड़ा है। तो मैं आप सब शिक्षक बंधुओं, भाई बहनों से निवेदन करूंगा
इस प्रकार की कल्पना शक्ति आप भी अपने में चालू रखें। जहां जहां आप रह रहे आप इस सेवा यज्ञ में भाग लो। हमने इसका नाम रखा कोरोना सेवा यज्ञ। ये यज्ञ है, इससे बड़ा पवित्र काम कोई नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा। परमात्मा ने जिन जिन प्राणियों को धरती पर भेजा, यदि हम उनका जीवन बचाने में कुछ भी भूमिका निभाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे, बहुत बड़ा कल्याण का काम होगा। ऐसे समय में हमने छोटा बड़ा ऊंच नीच आपसी भेदभाव को बिल्कुल नजदीक नहीं आने देना। हर प्रकार के भेदभाव से दूर हटकर जो भी कष्ट में है उसके कष्ट को दूर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही मानवता है, यही भगवान की पूजा है। इससे बड़ा धर्म कर्म दूसरा हो नहीं सकता। तो मैं आप सब शिक्षक मंडल से चाहूंगा कि मेरा ये बड़ा परिवार, चुडासमा जी का ये बड़ा परिवार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा और जिम्मेदारी के साथ पूरे कार्य क्षेत्र में निकल पड़ेगा। और जितने भी लोग आज आपसे अपेक्षाएं रखते हैं उसमें हम खरे उतरें, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। शिक्षक सदा पथ प्रदर्शक मार्ग प्रदर्शक रहा है, उस जिम्मेदारी का हम पालन करेंगे तो बहुत बड़ी एक नई जागृति समाज में पैदा होगी। और हमारा परिवार छोटा नहीं है, लगभग 3 लाख लोग और पूरे गुजरात के कोने कोने में एक संकल्प के साथ और उत्साह के साथ नई ज्योति जलाते हुए निकलेंगे तो ये कोरोना का अंधकार मिट जाएगा और हम लोगों को जीवन देने में सफल होंगे, सेवा करने में सफल होंगे, उनको कल्याण के रास्ते की ओर ले जाने में सफल होंगे। आज के इस वक्तव्य के साथ मैं पुनः आप सबके प्रति शुभकामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबके घरों में सुख शांति रहे और आप स्वयं भी कोरोना से बचकर रहें, परिवारों को बचाएं। ये भी एक सेवा है और इससे अलग अपना समय निकालकर अपने शिष्यों को ऑनलाइन समय समय पर उनके परिवारों को सचेत करते रहें और पूरे समाज में फैल करके इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। गांव को आइसोलेशन सेंटर में उनमें भी काम करें और सजग और सचेत रहें। और 1 मई से जो 18 वर्ष से ऊपर टीकाकरण का अभियान केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, उसमें भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इस जिम्मेदारी में सबको प्रेरित करें कि टीकाकरण में सहयोगी बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कोरोना का टीका लगेगा तो हम स्थायी रूप से इस बीमारी से निजात पाएंगे। जब तक टीका नहीं तब तक कड़ाई भी पूरी रखनी है और अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ हमने काम करना है। पूर्ण विश्वास है कि आप बंधु इस मिशन में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। आप महान हैं, आप शिक्षक हैं, आप गुरुजन हैं, आपके प्रति पूरा समाज बड़ी श्रद्धा और आस्था से निहारता है और ऐसे समय पर भी हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में एक नई स्फूर्ति, जागृति, भय और डर निकलेगा और हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। मैं आज शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इतना समय निकाला और चुडासमा साहब और मेरी बातों को सुना भी और हमें विश्वास है कि हमारा ये परिवार मिल करके बहुत गति के साथ इस कोरोना की महामारी से निजात दिलाने में सहयोगी बनेगा। ओम शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमात् भवेत् की जो भावना है उसको चरितार्थ करते हुए परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने हमको सीख भी दी है और उसके साथ साथ एक टास्क भी दिया है।
और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सब गुरुजी है उनके पास से उनकी एक अपेक्षा है कि ये 3 लाख लोग इकट्ठे होकर कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग छिड़ रही है उसमें सहयोग करें और हमारे गुजरात को और हमारे राष्ट्र को फिर से उसमें जिताने में मदद करें। आप सबको शिक्षा विभाग की ओर से भी हम अपील करते हैं कि परम सम्माननीय राज्यपाल श्री ने जो हमारे सामने चैलेंज रखा है वो चैलेंज को हम एक्सेप्ट करें और राष्ट्र सेवा का ये जो हमें अवसर मिला है वो अवसर को हम अपने जीवन में एक यादगार क्षण के तौर पर उसको स्वीकार करें। और जहाँ भी है वैसा नहीं है कि हम जहाँ हमारी स्कूल है वहाँ पर ही हमको काम करना है, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी ये काम कर सकते हैं और जो छोटे छोटे उपाय है वही ये कोरोना से लड़ने के बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। तो माननीय राज्यपाल महोदय की जो अपेक्षा है हमारे पास वो पूरी करने में हम सभी एकत्र होकर खरे उतरे, ऐसी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना समय निकालकर हमारे शिक्षकों को जो प्रेरित किया है इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। परम आदरणीय चुड़ासमा साहब ने भी अपना समय निकालकर शिक्षकों को प्रोत्साहित किया है, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जो शिक्षक ये देख रहे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है, वो चैलेंज कोई एक आदमी उठा नहीं सकता, इसके लिए सामूहिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम ऐसा सोचे कि भाई हम हमारा फैमिली को सिक्योर करके बैठ जाए तो हम सिक्योर हो गए, ऐसा नहीं है। ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें आदमी अपना बचाव तो करता है, अपना परिवार का बचाव भी कर सकता है, लेकिन बीमारी कहाँ से आ जाएगी वो हमको पता नहीं चलता। इसलिए जब तक समाज में से ये बीमारी दूर नहीं होगी तब तक हमारा परिवार और हम खुद भी उससे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो इस बात को चरितार्थ करने के लिए हम आज से ही अपना काम शुरू करें, अपना प्लानिंग अपने हिसाब से करें। ऐसे आप सब के पास से शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।